और जब आए लड़ने, हमने ऐलान किया था कि हम मकसद ये है कि हमको भाजपा को हराना है और योगी को इस मर्तबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने नहीं देना है। खैर मकदम है आपका एमआईएम भारत में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ वारिस पठान और कई सांसद और कोई मेंबरान जो एमआईएम से संबंधित है, सारे लोग कानपुर पहुंचे हैं और एक बड़े जलसे को ख़ताब कर रहे हैं और वहां के माली हालात और उनके हालात, जो उनकी कंडीशंस हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बता रहे हैं कि तुम लोग कितने पीछे हो। और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोगों तक पहुंचकर उनके हक़ की बात कर रहे हैं, उनके लीडरशिप की बात कर रहे हैं। आप भी सुने क्या कह रहे हैं वारिस पठान वहाँ के लोगों से। कुछ भी हो जाए, नहीं देना है ना बनने योगी को इस मर्तबा, हराना है ना बीजेपी को अपने को। हाँ, हमने कहा था जो भी चाहता है भाजपा को हराए, आए हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कांधे से कांधा मिलाए, लड़े, हराए बीजेपी। अगर नहीं आना है, आपकी मर्जी, किसी के पास कटोरा लेके नहीं जाएंगे, आइए हमको लीजिए साथ। नहीं, वो दिन चले गए। अब बराबरी की बात होगी, एक कुर्सी पर आप बैठेंगे, एक कुर्सी पर हम बैठेंगे, हिस्सेदारी की बात करेंगे। लड़ाई उत्तर प्रदेश में 7 बरस से आप देख रहे हो कि क्या तांडव चल रहा है। 5 बरस से मोदी राज आपने देखा है, किस तरह से सरकार तो एंटी मुस्लिम है, हमेशा से हम कहते हैं, और ये बीजेपी सरकार कभी सुधरने वाली भी सरकार नहीं है। हर रीत से आपके सामने नीति आयोग का रिपोर्ट आया है अभी। रिपोर्ट ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान के 3 जो स्टेट्स हैं, जो सबसे पुअरेस्ट और पुअरेस्ट में आते हैं, गरीबी की जो सबसे ज्यादा जहां पर है, वो एक बिहार है, झारखंड है और तीसरा आपका अपना उत्तर प्रदेश। तो क्यों यहां पुअर है, क्यों गरीबी है, क्यों विकास नहीं किया? तो पता चला, लोगों ने पता चला है कि यहां पर विकास के नाम पर सिर्फ एक ही काम हुआ है, नामकरण। योगी जी ने सिर्फ नाम बदले यहां पर, जगहों के नाम। अरे जगहों के नाम बदलने से क्या युवाओं का मुकद्दर बदल जाएगा? वो युवा उत्तर प्रदेश का हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में आज बेरोजगार हो गया है। क्या जगहों के नाम बदलने से उसको रोजगार मिल जाएगा? क्या जगहों के नाम बदलने से, जो कोरोना के सेकेंड वेव में हमने देखा कि किस तरह से गंगा की घाट पर लाशें तैर रही थी और जब वो लाशें बाहर आ गई, उसको कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे, जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर या योगी जी। इनकी जवाबदारी थी उनको बचाना। तो क्या नामकरण करने से वो जो जाने चले गई, क्या वो वापस आ जाए? क्या उनके घर वालों को वो परिवारजन वापस मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी जानें खो दी? नहीं। और विकास क्या किया है योगी जी ने? और एक विकास किया है, ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी। ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी का नतीजा यह आया है कि आज भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये डाटा है, मैं नहीं बोलता, नहीं तो बोलेंगे वारिस पठान बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट क्राइम रेट हो गया है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक बरस में 2020 से अगर 21 का आप अगर आंकड़ा देख लेंगे भाई साहब, उसमें 15 लोगों को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, हत्याएं हुई है। 450 लोगों को जेल कस्टडी में मार दिया गया है। पूरी तरह से ह्यूमन राइट्स का अगर वायलेशन कहीं हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, आपके यहां हुआ है। ये पूरा ह्यूमन राइट वायलेशन है। क्योंकि आप देखिए किस तरह से अभी बीच ही में हाल में कानपुरी के यहां पे मैंने देख रहा था कि किस तरह एक बच्चे को उठा के लेके गए थे पुलिस कस्टडी में, उसको मार दिया गया। 3 दिन पहले योगी की एक ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी का नतीजा मैंने अपने सबने देखा कि एक युवा अपने मासूम से बच्चे को अपनी गोद में लेके जा रहा है, पुलिस लाठियां बरसा रही है, उसमें मारे जा रही है, बोल रहे साहब रुक जाओ मेरे बच्चे को लग जाएगा, बच्चा गोद में है, मगर नहीं सुनते ये लोग, मारा जा रहा है उसको। ये है योगी की ठोक डालूंगा वाला पॉलिसी। ये विकास
मासूम बच्चों को जेलों में डाल दिया जा रहा है, किसी पे यूएपीए लगा दिया जा रहा है। इस तरह से यूएपी इस्तेमाल किया जा रहा है, शादी में कार्ड बांट रहे, तेरे पे भी, तेरे पे भी, तेरे पे भी, सब पे लगाए। मगर उच्च न्यायालय, हमको न्यायालय पे पूरा विश्वास, पूरा भरोसा है। न्यायालय इंसाफ करता है, छोड़ देता है लोगों को। उनको पता है कि बेगुनाह बेकसूरों पे खोटे इल्जामात लगाकर उनको सलाखों के पीछे डाला गया है। यह है विकास यहां का। हम चाहते हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश में हम आए, चुनाव लड़े, हमारे प्रत्याशी यहां से जीते, आपके लिए इंसाफ की गुहार लगाए, आपके इंसाफ की, आपकी हक बयानी करे, जाके विधानसभा में जाए, असेंबली में जाए, आपके हक बयानी करें। यही जमात का मैसेज है पूरे हिंदुस्तान में। और यही मैसेज लेकर तो आपके हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से निकले, तेलंगाना से निकले, देश के मुख्तलिफ इलाकों में गए, विभिन्न इलाकों के अंदर गए, सब तरफ, कि जिस तरह हमने तेलंगाना में विकास किया है, जो स्कूल का एजुकेशन हम तेलंगाना में देते हैं बच्चों को, जैसे इंटर कॉलेज हमने तेलंगाना में बनाई है, जैसे अस्पताल हमने तेलंगाना में बनाए हैं, जो रास्ते, जो मंजिल हम तेलंगाना में बनाते हैं, हमको वो पूरे देश के युवाओं को, खास तौर से मुसलमानों को और पिछड़ा हुआ वर्ग दलित है उसको देना है। ये इरादा, ये नियत लेकर आपके बीच आए। बोले सोचिए ना, सोचिए, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, सोचते तो हम सब लोग हैं ना, कि एक शख्स 3 टर्म एमएलए, 3 टर्म एमपी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दिया हुआ सब कुछ, बैरिस्टर है, पढ़ा हुआ शख्स, एजुकेटेड इंसान, पैसा अल्हम्दुलिल्लाह, 12 कॉलेजेस और स्कूल, हॉस्पिटल्स, दारुस्सलाम बैंक, नाम इतना, शौहरत इतनी, इज्जत इतनी कि हमारे देश के वजीर आजम को भी वो नहीं मिला है। ये स्टेटस का अगर आदमी अपने घर से निकलकर हजारों किलोमीटर दूर, आपके और मेरे जैसा उसका भी परिवार है, बीवी बच्चे सब है, सबको देखकर ना दिन देखता है ना रात देखता है, निकलते हैं अगर आपके हमारे लिए उत्तर प्रदेश में, कभी बरेली में, कभी लखनऊ में, कभी उतरौला में, आज आपके बीच में कानपुर में, कल मुंबई में थे, सब तरफ जा रहे हैं। अगर आपके हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहा है? इनको कुछ खुद के लिए नहीं चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सब कुछ है। ना प्राइम मिनिस्टर बनना है, ना चीफ मिनिस्टर बनना है, ना नेता बनने का कोई शौक है। क्योंकि मैं तो खुद देख रहा हूं ना, जैसा फ्लाइट की तरफ नजदीक भी जाते तो सारे के सारे पैसेंजर देखते, ओवैसी साहब आ गए प्लेन के अंदर, आज प्रधानमंत्री को कोई नहीं दिखता। ये है आंखों देखी बात बता रहा हूं, हर चीज है जिसके पास, मगर आए आपके बीच में घर परिवार संसार को छोड़कर, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद कि आपके बीच में से भी कोई ऐसा नेता पैदा करे, ऐसा लीडर पैदा करे जो जाए असेंबली के अंदर और आवाज उठाए कौम और मिल्लत की, न मुसलमानों की हक की लड़ाई, न दलितों की हक की लड़ाई, इंसाफ दिलाए। जो 70 साल से हमारे साथ बेइंसाफी हुई है, उसका जाकर इंसाफ ले असेंबली के अंदर। ये मंशा लेकर निकले हैं आपके बीच में। 7% वाले को वोट देकर सीएम और डिप्टी सीएम बना सकते हैं, तो अगर 20% ने सोच लिया कि हमको हमारी क़यादत, हमको लीडरशिप तैयार करना है, तो क्या हम उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा रुख चेंज नहीं कर सकते? बना सकते हैं या नहीं डिप्टी सीएम? हम भी हमारे अंदर से, हम भी लीडर खड़े कर सकते हैं हमारे। भाजपा अपने तमाम मुद्दों से फेल हो चुकी है, कोई मुद्दा नहीं बचे इनके पास, याद रखो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों। इसलिए इस तरह का यह मुद्दा फैलाकर, क्योंकि आज तक 200 से 350 आ गए, राम राम के नाम पर आ गए, अब आ गए कृष्णा कृष्णा के नाम पर वोट मांगने आ गए अभी। मगर इनकी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है हम। अब डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, एजुकेशन की भी बात करेंगे, अपने हक की भी बात करेंगे। ये हट गए अपने पूरे के पूरे एजेंडा से, कोई एजेंडा नहीं बचा। लोग गालियां दे रहे, अरे लोग सवाल कर रहे, जब टीवी में बैठता हूं सवाल होता शुरू हो जाता है। अरे कभी तो एक बात करिए, पेट्रोल का भाव कब कम होगा? बताओ, डीजल का भाव कब कम होगा? गैस का भाव कब कम होगा? इनके पास जवाब नहीं है। सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी ना किसी कम्युनल लाइन के ऊपर उत्तर प्रदेश के चुनाव को पोलराइज किया जाए, कम्युनल लाइन के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर से वोट लिया जाए और आपको हमको बेवकूफ बनाया जाए।
75 साल से हर पार्टी को आपने वोट दिया, सबको इत्तेदार की कुर्सी पे आपने बिठाया। मैं आपसे इतना तो रिक्वेस्ट कर सकता हूं ना, एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी वोट देकर देख लो मेरे भाई। जितना अधिकार कानपुर की आवाम का वारिस पठान पे, उतना अधिकार वारिस पठान का भी तो है ना कानपुर के मेरे भाइयों पे। अपनों को जो ठुकराएगा मेरे भाई, गैरों की ठोकरें जरूर खाएगा किसी दिन, याद रखना। इसीलिए अपना लो अपनों को, ठुकरा दो गैरों को, आ जाओ एक प्लेटफॉर्म पर, जिता दो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। तो फिर लगा दो नारा, भाई तो रोज लगा रहा हूं। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद।